बैंक्स आर वन यूनिट का मतलब है कि सारे के सारे बैंक को एक समान माना गया, क्योंकि सारे के सारे बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर आते हैं, चाहे वो एसबीआई बैंक है, चाहे वो आपका पीएनबी बैंक है, चाहे आपका आईसीआईसी बैंक है, चाहे आपका कोई भी बैंक है ना। आरबीआई कहते हैं इतना लोगों के पास पैसा है, निकालो लोगों की जेबों में से पैसा। तो आरबीआई क्या कहते हैं, निकालो लोगों की जेबों में पैसा। तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को बढ़ा देती है। किसी भी चीज की डिमांड नहीं है, उसका प्राइस कम हो जाएगा। और देखिए भाई, दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज इन्फ्लेशन। बहुत प्राइसेस हाई थे, ठीक है, धीरे 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 प्राइस कम 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 कम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल, और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। तो मैं हूँ तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर की। चैप्टर का नेम आप देख पा रहे होगे, तो वो है आपका बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो फटाफट से देख लेते हैं मेरे बच्चे, आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कमर्शियल बैंक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जिसके बहुत सारे नेम है, मैं मेंशन कर दूंगी जब पढ़ाऊंगी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए जी, उसके बाद हम समझेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक करेंगे, और कैसे सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं मेरे बच्चे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दोनों हम करने वाले हैं। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे मेरे बच्चे कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक, अगर आप देखो, हम देश में रह रहे, ठीक है, तो हमने देखा होगा बहुत सारे बैंक्स, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक है। सो कमर्शियल बैंक है क्या? तो कमर्शियल बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि फाइनेंस का ही सोर्स है, आपको पता है बैंक्स क्या है, बैंक्स आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, ठीक है। Who performs, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, यानी हम क्या है, अगर मैं बात करूं, लेट्स से बैंक है, दिस इज द बैंक, ठीक है, तो ये क्या है, कमर्शियल बैंक। हम क्या कर सकते हैं, अपना पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं, यानी जो बैंक है वो क्या करते हैं, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। लेंडिंग फंड का मतलब क्या है कि हमें उधारी भी देता है, यानी हम बैंक से लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं। लेंड करना फंड्स को मतलब क्या, हम बैंक से लोन वगैरह भी ले सकते हैं, फंड मतलब पैसा हम लोन ले सकते हैं। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो भाई, बड़े ध्यान से समझना, ये है बैंक। बैंक में हम क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करता है। बैंक क्या करते हैं, इस पैसे को आगे लोन की फॉर्म में किसी को प्रोवाइड कर देता है, या इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता है, किसी का इन्वेस्टमेंट कर देता है इस पैसे की, किसी कंपनीज में, किसी फैक्ट्रीज में, जहां पे प्रोडक्शन हो सके, ठीक है जी। क्यों करता है, ताकि वहां से वो ज्यादा क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए। तो ये होता है बच्चे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है, जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? एक तो हम अपना पैसा जमा करा सकते हैं बैंक से लोन की फॉर्म में, यानी लेंड भी कर सकते हैं फंड। और कमर्शियल बैंक एक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि जो भी हम पैसा जमा कराते हैं कमर्शियल बैंक में, यानी बैंक क्या करता है, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, ताकि वहां से क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। अब मान लो उसने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वहां से बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, ठीक है, पैसा आया बैंक के पास। अब मान लो किसी ने बैंक में पैसा जमा किया हुआ तो बैंक को अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट की फॉर्म में दे देता है, बाकी जो है बैंक अपनी जेब में दबा लेता है। लेकिन आसान भाषा में आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो भी हम पैसा जमा कराते हैं बैंक्स में, बैंक क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि वहां से ज्यादा क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। कहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, या वहां इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देश में, ताकि क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट कमाना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसिक फंक्शंस की बात करूं कमर्शियल बैंक की, तो 2 फंक्शंस बेसिक है। एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब है कि हम जो भी बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक क्या करता है, उस पैसे को एक्सेप्ट करता है, मतलब हमने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, तो बैंक इसके बदले में हमें क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, सीधी सी बात है। इसके बदले में हमें बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन। अगर मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। आपको पता है ना, कोलेटरल रखना पड़ता है, यानी आपको कुछ ना कुछ कोई भी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है। लेट्स से मैंने बैंक से 10 लाख रुपए जमा किया,
10 लाख रुपए मान लो मैंने बैंक से उधारी ली, लोन लिया, तो मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक को। क्यों गिरवी रखनी पड़ती है कि लेट्स से अगर मैं वो पैसे को नहीं चुका पाता, ब्याज के साथ उस पैसे को नहीं चुका पाता हूँ लेट्स से मैं, तो बैंक क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को बेचती है और अपना पैसा क्या कर लेती है, वसूल कर लेती है। तो ये भी फंक्शन है एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब है कि आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, और अगर आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो आपको कुछ ना कुछ ब्याज भी देना पड़ता है बैंक को, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बहुत बेसिक चीजें जो हम बात कर रहे हैं। चलिए जी, तो अगला जो टॉपिक है बच्चे, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और टॉपिक का नेम है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। यानी हमारे देश में जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स आपको पता चल गए, SBI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, ये सारे के सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स है कैसे मनी को क्रिएट करते हैं, कैसे मनी को क्रिएशन होता है हमारे देश में, ठीक है। इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन क्यों बोलते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। कैसे हमारे देश में मनी का क्रिएशन होता है, देखो भाई, अगर आपको पता है बैंक क्या करते हैं, लोन की फॉर्म में मनी की सप्लाई करते हैं मार्केट में। अगर मैं बात करूं, बैंक्स जो है लोन की फॉर्म में मनी की सप्लाई करते हैं मार्केट में, तो वो कैसे मनी का क्रिएशन करते हैं, कैसे मनी को क्रिएट करते हैं। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे कैसे लोन के थ्रू मनी को क्रिएट करते हैं मार्केट में। बाकी हम चलेंगे समझेंगे। मनी क्रिएशन भी इसको बोल दिया जाता है कि कैसे जो हमारे देश के हमारे देश के जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे मनी का क्रिएशन करते हैं। इसी को मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि हमारे देश के जो बैंक्स है वो डिपॉजिट, मतलब अभी मैं समझाऊंगी कैसे क्रिएशन होता है। जो हमारे देश के बैंक्स है वो कैसे मनी का मल्टीप्लायर करते हैं। मल्टीप्लायर मतलब कितने गुना हमारे देश में मनी का जनरेशन होता है और कैसे होता है, कैसे कमर्शियल बैंक जो है मनी का क्रिएशन करते हैं मार्केट में। हमारे देश में कैसे मनी का क्रिएशन होता है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी नेम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज, ठीक है। चलिए जी, इसको बच्चे एक टेबल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से और एक टेबल से समझते, ठीक है। मैं यहाँ पे देखती हूँ अगर कोई स्पेस है तो, यहाँ नहीं, अगले पेज पे करते हैं। चलिए लेट्स से, बड़े ध्यान समझना, सबका ध्यान यही होना चाहिए। लेट्स से मेरे बच्चे, ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, मान लो इस बैंक का नाम है, कोई भी बैंक ले लेते हैं, SBI बैंक, HDFC बैंक, कोई भी एक बैंक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, लेट्स से ये मैं हूँ, मैंने क्या किया, बैंक में अपना पैसा जमा किया। मान लो मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, मैंने जो है बैंक में कितने पैसा जमा करे, 1000 रुपये जमा करे। और जो भी मैं बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ, किस फॉर्म में कर रही हूँ, मैं डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में कर रही हूँ। मैं किस फॉर्म में कर रही हूँ, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है दैट आई कैन डिमांड माय मनी एनी टाइम, कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैंने अपने बैंक में, मैंने क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया, जिसको मैं इनिशियल डिपॉजिट कह देती हूँ। मैंने अपना बैंक में पैसा जमा किया और जो जमा किया वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया, यानी आई कैन डिमांड माय मनी एनी टाइम, कि मुझे मेरा पैसा क्या चाहिए, वापस चाहिए। अब बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, जो भी बैंक में पैसा आता है, बैंक क्या करते हैं, उसको आगे लोन की फॉर्म में दे देते हैं, किसी ना किसी को आगे क्या कर देते हैं, लोन की फॉर्म में दे देते हैं। लेकिन पूरा का पूरा लोन की फॉर्म में नहीं देता, 1000 का 1000 पूरा का पूरा लोन की फॉर्म में नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि मैंने किस फॉर्म में पैसा जमा किया, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, यानी आई कैन डिमांड माय मनी एनी टाइम। तो बैंक को लगता है अरे यार ये कहीं वापस पैसा मांगने ना आ जाए यार, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बैंक क्या करता है, कुछ रिजर्व रख देता है, इसका कुछ प्रतिशत जो है वो क्या कर देता है, रिजर्व रख देता है। लेट्स से अगर मैं बात करूं, उसने बैंक ने मान लो 10% रिजर्व रख दिया। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम सिर्फ 10% ही क्यों है, 12%, 20%, 5%, 50%, इतना क्यों है। ये बच्चे RBI डिसाइड करती है, पीछे से RBI डिसाइड करती है कितना रिजर्व, और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे RBI डिसाइड करती है कि एक टाइम पे एक कस्टमर लगभग कितना पैसा निकाल सकता है ना। उसके बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि कितना % हमें रिजर्व रखना है। लेट्स से बैंक ने कितना % रिजर्व रखा, 10% रिजर्व रखा, और बाकी का पोर्शन जो है वो लोगों को किस फॉर्म क्या दे देगा, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। तो ये होता है मेरे बच्चे मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, जो हम धीरे धीरे समझेंगे कैसा है। देखिए जी, ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर जाता है, लेट्स से मैं हूँ, मैंने बैंक में पैसा जमा किया और वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा जमा किया, यानी आई कैन डिमांड माय मनी एनी टाइम, कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब बैंक के पास कितने आगे, 1000 रुपये आगे, जो बैंक लोन की फॉर्म में आगे लोगों को देगा। लेकिन बैंक पूरा का पूरा लोन की फॉर्म में नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि बैंक को ही लगता है कि कहीं ये बंदा वापस आ जाए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बैंक क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत रिजर्व रखता है, कि अगर ये कल को आ जाता है, कल को ये मान लो आ जाता है अपना पैसा मांगने, तो बैंक के पास इतना रिजर्व। अब 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपये रिजर्व हुआ ना। तो बैंक ने क्या किया, 100 रुपये रिजर्व रख लिया, ठीक है।
और बाकी का जो पोर्शन है वो लोगों को क्या दे देगी, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरीके से ही होता है आपका मनी क्रिएशन का प्रोसेस, जो हम धीरे धीरे चलते हैं मेरे बच्चे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहला पीरियड लेट्स से यहीं पे मैं बना देती हूँ, ये बैंक है, मैं बैंक में गई कितने पैसे लेके, 1000 पे लेके गई, ठीक है। तो बैंक में मैंने कितनी इनिशियल डिपॉजिट कितनी करी, 1000 पे, ठीक है। अब मैं बैंक में गई 1000 पे लेके किस फॉर्म में पैसा डिपॉजिट किया, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, यानी आई कैन डिमांड माई मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। बैंक क्या करते हैं, इसको आगे लोन की फॉर्म में देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा लोन की फॉर्म में नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि बैंक को लगता है कि कल को ये आ जाता है मुंह उठा के मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो बैंक क्या कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बैंक क्या करता है, कुछ परसेंट रिजर्व रख देता है। लेट्स से मैं कहती हूँ 10% बैंक ने रिजर्व रखा, यानी 1000 का 10% उसे 100 रुपए रिजर्व रखा, और बाकी जो है वो 900 रुपए क्या कर देगा, लोन की फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यही बेटा यही बात कर रहे हैं। तो 1000 रुपए मैंने बैंक में जमा किया, बैंक क्या करता है 100 रुपए उसने क्या कर दिया, रिजर्व रख दिया, MRR मतलब मिनिमम रिजर्व रेशियो, इसी को बेटा मैं LRR भी बोलती हूँ, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। मैंने 100 रुपए बैंक में क्या कर दिया, रिजर्व की फॉर्म में रख दिया, और बैंक ने सॉरी ध्यान समझिए, बैंक ने 100 रुपए जो है रिजर्व की फॉर्म में रख दिया, और बाकी का जो पोर्शन है वो क्या कर देगी, लोन की फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड कर देगी। 900 रुपए आगे लोन की फॉर्म में दे दी। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो लोन दिया है ना बैंक ने, ये जो लोन दे रही है बैंक उस बंदे को, किसी भी बंदे को वो लोन दे रही है, तो वो उसको कैश में नहीं दे रही है, वो उसको डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में दे रही है। मैम डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि उसने जो लोन दिया है सामने वाले को, उसके खाते में डाला है, यानी उसके बैंक अकाउंट में डाला है, यानी उसको कैश की फॉर्म में हाथ में पैसा नहीं पकड़वाया उसने, उसके खाते में डाला है, उसके बैंक अकाउंट में डाला है। और खाता कौन मैनेज कर रहा है, उस बंदे का खाता कौन मैनेज कर रहा है, बैंक मैनेज कर रहा है। तो घूम फिर के ये पैसा आया किसके पास, बैंक के पास वापस आ गया। जो 900 रुपए है ना, बैंक ने डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में दिए लोन, यानी जो बैंक ने लोन कैश में नहीं दिया बल्कि उसके खाते में डाला, और खाता कौन मैनेज कर रहा है, बैंक मैनेज कर रहा है। तो घूम फिर के ये पैसा किसके पास आ गया, वापस बैंक के पास आ गया। बैंक क्या करेगा, इसका 10% जो है रिजर्व रख लेगी, कि मान लो मैं ले लेती हूँ मिनिमम रिजर्व रेशियो 10%, तो बैंक क्या करेगी, इसका 10% रिजर्व रखेगी, बाकी का जो पोर्शन है वो लोन की फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। बाकी का पोर्शन लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी। अब फिर से भाई ये जो लोन है वो कभी भी जो बैंक है वो कैश में नहीं दे रही कि हाथ में पकड़ा रही है, नहीं, वो उसके खाते में डाल रही है, यानी वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में दे रही है। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि वो उसके खाते में दे रही है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रही है। और बैंक अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है, उस बंदे का अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है, बैंक मैनेज कर रहा है। तो घूम फिर के पैसा फिर से किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। फिर से बैंक क्या है, उसका रिजर्व रख लेगी 10%, और बाकी जो है वो लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगी। अब बात आती है मैडम ये प्रोसेस कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रोसेस कब तक चलेगा। इसका फॉर्मूला होता है, हम निकालते हैं टोटल डिमांड डिपॉजिट, यानी इनिशियल डिमांड डिपॉजिट से कितने गुना हमारे देश में मनी का क्रिएशन होगा, मतलब इनिशियल डिमांड डिपॉजिट 1000 से कितने गुना देश में मनी जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, हम वो निकालते हैं। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट निकालेंगे, फॉर्मूला उसका होता है बेटा टोटल डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में मिनिमम रिजर्व रेशियो इनटू में इनिशियल डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये डीडी है। चल जी 1 MRR कितना है 10%, 10 ही आ जाएगा, परसेंट है तो ऊपर क्या चला जाएगा 100। इनिशियल डिमांड डिपॉजिट कितनी थी 1000 पे, करके देखना कितना आ गया, काटा पीटी करी 1 0 से 1 0 गया, आपका आंसर आ रहा है 10,000। कितना आ रहा है 10,000, यानी जो बैंक है जिस 1000 बैंक में पैसा आया है और बैंक उससे 10 गुना 10 टाइम्स 10 गुना जो है पैसा जनरेट कर रहा है, टोटल 10,000 जो है आपकी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट हो रही है, और उसका 10% जो है 1000 हुआ, 1000 उसको रिजर्व की फॉर्म में रखेगा, और बाकी का 9000 जो है वो बैंक क्या करेगा, लोन की फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख पा रहे हो मनी का क्रिएशन हो रहा है। बैंक में सिर्फ 1000 पे आए थे, और 1000 पे से बैंक कितना जो है कितना मनी का क्रिएशन कर रही है, उसमें से 1000 रिजर्व की फॉर्म में रख रही है, 9000 जो है आगे लोगों को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर रही है। तो ये है मेरे बच्चे मनी क्रिएशन, ध्यान समझिए, या फिर उसको मनी मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। मल्टीप्लायर क्यों बोला जा रहा है, मल्टीप्लायर का मतलब होता है गुना, यानी जो भी मनी डिपॉजिट की गई है बैंक में उससे कितने गुना जो बैंक है वो मनी को क्रिएट कर रहा है, मनी को जनरेट कर रहा है। इसको क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है लोन, लोन के फॉर्म में जो बैंक है वो कितना पैसा जनरेट कर रहा है, कितना पैसा क्रिएट कर रहा है, इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी इसलिए बोल देते हैं। एम आई क्लियर? प्रॉपर नोट्स आपको दिए गए, अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी मनी क्रिएशन की जो 2 assumptions होती है, पहला ये है ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट।
ऑल बैंक्स आर वन यूनिट का मतलब है कि सारे के सारे बैंक को एक समान माना गया, क्योंकि सारे के सारे बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर आते हैं, चाहे वो एसबीआई बैंक है, चाहे वो आपका पीएनबी बैंक है, चाहे आपका आईसीआईसी बैंक है, चाहे आपका कोई भी बैंक है ना, चाहे आपका कोई भी बैंक है, सारे के सारे बैंक किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंडर आते हैं। आरबीआई के सारे बैंकों का बाप है। सो ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, यानी सारे बैंक जो है वो एक समान है और जो किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंडर आते हैं। नेक्स्ट, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बैंक्स ओनली, नॉट इन कैश। यही बात कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे देखा हो हमने बात करी जो 900 रुपए जो है लोन की फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है वो कैश में नहीं प्रोवाइड किया जाता, वो उसके खाते में डाला जाता है। यानी ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बैंक, नॉट कैश। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं, हर एक ट्रांजैक्शन जो है बैंक में ही हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारी की सारी हो रही है, वहां पे यही बात कर रहे हैं। तो ये जो 900 रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको कैश में ना देते, उसके खाते में डाला जा रहा है, और खाता कौन मैनेज कर रहा है? वो बैंक मैनेज कर रहा है। घूम फिर के वो पैसा किसके पास आ रहा है? बैंक के पास आ रहा है। ठीक है, एम आई क्लियर? तो यही इसके दो एजम्पशंस जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको मैं आरबीआई भी बोलती हूँ। आरबीआई यानी हमारे देश का, अगर आपको पता है आरबीआई क्या है? आरबीआई इज एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी बोला गया। एपेक्स बॉडी का मतलब है सारे के सारे बैंकों का बाप है। जितने भी बैंक है हमारे देश में, चाहे वो एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जितने भी बैंक है सारे के सारे बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई है। और आरबीआई क्या क्या फंक्शन, अगर मैं बात करूं क्या क्या करते हैं, तो आरबीआई क्या करता है? सारे के सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, ऑपरेट करता है कि उनको कैसे काम करना है, ऑपरेशन से रिलेटेड वो बताता है, रेगुलेट करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है जो सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सारे के सारे बैंकों को जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे देश के जितने भी बैंक है उनको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। तो ये आरबीआई है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी हम आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है जो आरबीआई परफॉर्म करती है वो ये है बैंक ऑफ इशूइंग नोट, या फिर जिसको मैं बोलती हूँ करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, जिसको बोला जाता है बैंक ऑफ इशू। तो आरबीआई के पास एक अकेली पावर है। आरबीआई का सोल अथॉरिटी का मतलब अकेली पावर है आरबीआई के पास इशू करने की, करेंसी को इशू करने की, क्योंकि हमें पता है आरबीआई के पास ही जो है नोट छापने की मशीन है। ठीक है, नोट छापने की मशीन किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई, अगर हमारे देश में मनी की सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन हमेशा याद रखना, मान लिया नोट छापने की मशीन आरबीआई के पास है, लेकिन आरबीआई अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आने के बाद ही आरबीआई जो है नोट्स की सप्लाई करता है, नोट्स को इशू करता है। गवर्नमेंट ने बोला 100 करोड़ नोट छापने, तो आरबीआई उतना ही छापेगा। गवर्नमेंट ने बोला 1000 करोड़ नोट छापने, तो आरबीआई उतना ही छापेगा, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। और जो भी नोट छापता है आरबीआई, उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब वो लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री। चाहे मैं साउथ इंडिया चला जाऊं, चाहे मैं मुंबई चला जाऊं, चाहे मैं कहीं और चला जाऊं, चाहे मैं यूपी चला जाऊं, चाहे मैं पंजाब चला जाऊं, चाहे मैं हरियाणा चला जाऊं, कहीं पे भी चला जाऊं, वो जो करेंसी है, वो जो नोट है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा, हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में चला जाऊं। नेक्स्ट है एक चीज जो हमें अच्छे से याद रखनी है, हमें पता है हमारे देश में मनी की सप्लाई कौन करता है, यानी नोट छापने की मशीन किसके पास है? आरबीआई के पास है। लेकिन 1 रुपए का नोट और जितने भी 1 रुपए का नोट, जितने भी कॉइन्स है, वो आरबीआई नहीं इशू करता, वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। तो याद रखना, 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। और आरबीआई के पास पावर है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ध्यान में रखते हुए वो ये देखता है कि कब उसको मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, कब उसको मनी की सप्लाई को कम करना है, जो हम आगे धीरे धीरे चलेंगे। बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब ये सारी पॉलिसीज बनाता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ध्यान में रखते पॉलिसीज बनाई जाती है, कब उसको बढ़ाना है, कब उसको कम करना है, ताकि देश में स्टेबिलिटी आ सके, जो हम धीरे धीरे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सा ही पॉइंट है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट का मतलब है, देखो भाई, अगर मुझे बैंक से लोन लेना, अगर मुझे लोन लेना है तो मैं बैंक के पास जाती हूँ, अगर मुझे पैसा जमा कराना है तो मैं बैंक के पास जाती हूँ, कमर्शियल बैंक के पास जाती हूँ, राइट। तो अब जो अगर हमारे देश की सरकार है, हमारी देश की सरकार है, उसको कोई भी बैंक से रिलेटेड काम है, कुछ भी काम है, पैसा उधार लेना है या पैसा जमा कराना है या सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना है, जो भी उसको काम है, या उसको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। देखो सीधी सी बात है, अब देश की सरकार तो छोटे मोटे बैंकों के पास नहीं जाएगी, अब जो देश का बाप है यानी जो गवर्नमेंट है, वो तो सारे के सारे बैंकों के बाप के पास जाएगी, यानी आरबीआई के पास जाएगी। तो हमारे देश की गवर्नमेंट को कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो वो कहाँ जाता है? आरबीआई के
के पास जाता है। सो अगर मैं बात करूं, आरबीआई 3 फंक्शन को परफॉर्म करती है फॉर द गवर्नमेंट, एक बैंकर का, एक एजेंट का और एक फाइनेंशियल एडवाइजर का। एज अ बैंकर वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करती है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मैनेज करती है सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स को। रिसीट्स मतलब कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, टैक्स की फॉर्म में या नॉन टैक्स की फॉर्म में, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ गवर्नमेंट खर्च रही है। गवर्नमेंट को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, या गवर्नमेंट को देश में खर्चा करना है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, पता नहीं गवर्नमेंट कितने खर्चे करती है देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने के लिए। तो उनको हेल्प करते हैं कि कहाँ उनको तो गवर्नमेंट को अगर पैसे की कमी हो रही है गवर्नमेंट को, तो उस केस में क्या करता है आरबीआई, उनको लोन की फॉर्म में पैसा भी देता है। नेक्स्ट है बेटा एक्सेप्ट डिपॉजिट। सो आरबीआई जो है गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं, ये आरबीआई है सारे बैंकों का बैंक, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को अपना पैसा जमा कराना है तो वो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा भी कर सकता है, और अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई से उधारी भी ले सकता है, यानी लोन की फॉर्म में पैसा भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एज अ एजेंट भी परफॉर्म करता है। एज अ एजेंट वो क्या परफॉर्म करता है? वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को या तो खरीद भी सकते हैं और बेचते भी है। जैसे अगर हमें पता है कमर्शियल बैंक्स भी हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह को खरीद बेच सकते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई भी जो है सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट एज अ एडवाइजर का भी रोल प्ले करता है। एज अ एडवाइजर का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए देश से रिलेटेड या कोई भी मॉनेटरी मैटर से रिलेटेड कि कहाँ उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी एडवाइस चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। और एक टर्म जो आपको जरूरी है पढ़ना, ये है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट रिसीट, यानी गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे बहुत है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, पता नहीं गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है ताकि देश में ग्रोथ आए, डेवलपमेंट है, यानी गवर्नमेंट के खर्चे बहुत हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे की तंगी है। तो उस सिचुएशन में वो कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग्स करेगी। किससे पैसा उधार लेगी? आरबीआई से उधार लेगी। अब देखो, अब ये कह देगी गवर्नमेंट कि भाई मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं आज के बाद कोई भी रोड से ना होंगी, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं होगा देश में। ऐसा हो सकता है? नहीं। देश को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो गवर्नमेंट को तो देखो खर्चे करने पड़ेंगे। अब सिचुएशन ऐसे आ गई कि पैसे की कमी है, रिसीट्स है नहीं, खर्चे बहुत हो रही है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई से पैसा क्या ले लेती है? उधार ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल का मतलब क्या है? जो आरबीआई है सारे बैंकों का बाप है। बैंकर्स बैंक मतलब सारे बैंकों का बाप है और उनको सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है, चेक करता है क्या बैंक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीजों को वो मॉनिटर करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं जो सारे बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सारे बैंकों को। तो ये क्या है? आरबीआई का काम है, क्योंकि वो सारे बैंकों का क्या है? बाप है। बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं जो सारे के सारे बैंकों को क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन जो है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आरबीआई क्या है? सारे के सारे बैंकों का बाप है, सुपरवाइज करता है, चेक करता है, देख रेख करता है कि सारे के सारे बैंक सही से काम तो कर रहे हैं, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा बैंकों में, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, पैसे के लिए कोई मतलब समझ रहे हो कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा बैंकों में। तो ये आरबीआई का काम है, सब कुछ चेक करना, मॉनिटर करना, ठीक है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है कमर्शियल बैंक की आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद है आरबीआई। देखो बहुत बार ऐसा होता है, अब हमें ये पता है कि कमर्शियल बैंक जो है, अगर आपको यहाँ पता हो, कमर्शियल बैंक लोन की फॉर्म में ज्यादा पैसा क्रिएट करते हैं और रिजर्व्स कम रखते हैं, है ना। जितना भी उसके पास पैसा होता है रिजर्व कम पड़ा होता है, और कई बार लोन की फॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और कई बार लोन की फॉर्म में इतना पैसा दे देते हैं कि कुछ ऐसी अगर ये सही चलता रहे तो बढ़िया। कई बार ऐसा हो जाता है कि वहां पे उनको नुकसान लग जाता है, मतलब किसी को लोन की फॉर्म में दिया, बहुत बड़ी अमाउंट दे दी, वहां से पैसा नहीं आया। या बहुत बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक यानी हमारे देश के जो बैंक्स है उनको कई बार नुकसान लग जाता है, बहुत ज्यादा लॉसेस में चले जाते हैं, वो क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है। एक बार हम यहीं पे आते हैं, कहाँ पे? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट पे। देखो भाई हमें पता है जो बैंक्स है
कि बैंक्स के पास रिजर्व की कमी होती है, लेकिन बैंक्स जो है जरूरत से ज्यादा लोन के फॉर्म में लोगों को पैसा दे देते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तो कई बार क्या हो जाता है, बैंक्स को नुकसान लग जाता है, या जहाँ बैंक्स ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया मान लो लेट्स से, या वहां पे उनको बहुत बड़ा नुकसान लग गया, उनके पास पैसे की कमी आ गई, उनके पास पैसा नहीं है। तो अब जब आम जनता को पता चलेगा कि बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है, आम जनता को पता चलेगा कि बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है, तो आम जनता क्या करने लग जाती है, उनको डर लगता है, अरे भाई बैंक कहीं हमारा पैसा लेके ना भाग जाए। बहुत हुआ, डर लगता है कि बैंक हमारा पैसा लेके ना भाग जाए। तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई अपना पैसा निकालो, बैंक तो नुकसान में चल रहा है, कहीं हमारा पैसा लेके ना भाग जाए बैंक का ओनर, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा जो है निकालने की कोशिश करते हैं, और बैंक के पास तो पहले ही पैसे की कमी है, और लोग अगर एकदम से पैसा निकालने लग जाएंगे तो कहां से देगा वो, कमर्शियल बैंक कहां से देगा। और वो ऐसे हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो आखिरी सहारा कौन है, आरबीआई। और ये कहां जाते हैं, आरबीआई के पास कि भाई हेल्प कर दो हमारी। तो आरबीआई क्या करता है, उनको लोन देता है, पैसा देता है, बोरोइंग्स करते हैं फिर आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई से बोरो करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, और जो पैसा आता है फिर वो कस्टमर जो भी निकाल रहे होते हैं पैसा उनको दे देते हैं। समझ पा रहे हो। तो ये बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है जो आरबीआई है सारे के सारे बैंकों की आखिरी उम्मीद है। कई बार ऐसा हो जाता है बैंक को बहुत बड़ा नुकसान लग जाता है, बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, और जैसे ही आम जनता को इस बारे का थोड़ी भी भनक पड़ती है तो वो पैसा निकालना ऐसा शुरू कर देते हैं, उसके बाद ऑलरेडी पैसे की कमी है और वो कैसे उसको पे करेगा। अब कैसे बोले लोगों को उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो कहाँ जाता है, आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उसको पैसा उधार देता है, जो पैसा आता है वो जो भी आम जनता आती है ना पैसा लेने अपना, उनको वापस दे देता है। समझ में। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी आखिरी सहारा है सारे के सारे बैंकों का, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन को एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से मेरे बच्चे ये दो बैंक ले लेते हूँ, ये मान लो एक लेट्स से एक ये बैंक है और एक ये बैंक है। मान लो ये बैंक है आपका एचडीएफसी, ये बैंक मान लो आपका क्या है एसबीआई, ठीक है जी। ध्यान समझिए, अब हमें पता है दोनों के दोनों बैंक किसके अंडर है, आरबीआई के अंडर आते हैं। मान लो एचडीएफसी ने इस बैंक को देने हैं 10,000 रुपए और एसबीआई ने इस बैंक को देने मान लो 15,000 रुपए। अब हमें पता है दोनों के दोनों बैंक्स जो है किसके अंडर आते हैं, आरबीआई के अंडर आते हैं। तो आरबीआई कहता है कि हम क्लियर करते हैं इनका अकाउंट, दोनों के अकाउंट को कैसे क्लियर करता है। आरबीआई कहता है कि देखो भाई तूने इसको 10,000 देने, तूने इसको 15,000 देने, तो सीधा ये क्या कर दे, सीधा इसको 5,000 दे दे, सीधा ये क्या कर दे इसको 5,000 दे दे, और दोनों के अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है, क्लियर करता है उनके अकाउंट्स को, क्या करता है क्लियर। इसने इसको 10,000 देने, इसने इसको 15,000 देने, तो दोनों बैंक आरबीआई के अंडर है, तो आरबीआई कहते हैं तो सीधा इसको 5,000 दे दे और दोनों का क्लियर हो जाएगा काम, ठीक है, समझ। तो इसी को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट है बेटा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आरबीआई जो है क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, कि कब मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, कब मनी की सप्लाई को कम करना है। इसके लिए आरबीआई बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, जो हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे कि कब सिचुएशन में आरबीआई बढ़ाएगा, कब किसको कम करेगा, जो हम आगे बात करेंगे। उसका यूज करके जो है आरबीआई क्या करता है, मनी की सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है मार्केट में, ताकि देश में स्टेबिलिटी आए। देश में स्टेबिलिटी आने का मतलब है ताकि ना ही देश में इन्फ्लेशन हो, ना ही देश में डिफ्लेशन हो। ये एक बार आप रहने दीजिए, हम आगे का टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक करने के बाद आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाती हूँ चाहे, ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वो टॉपिक होने के बाद आप इसको करने की कोशिश करना, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैसे जो है आरबीआई जो है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसके बेटा दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक होता है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बच्चा ये सारे आते हैं, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीजें आती है जो हम एक एक करके आप समझते हैं। चलिए फटाफट से देखिए, सबसे पहले है सीआरआर, जिसको हम बोलते हैं बेटा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। देखो भाई यहाँ पे ध्यान समझिए, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसका कुछ प्रतिशत जो है बैंक्स को, उसका कुछ प्रतिशत जो है बैंक्स को क्या करना पड़ता है, रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ता है, और बाकी जो है वो लोगों को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। मानते हो, मान लो अगर मैं बात करूं, मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ बेटा, यहाँ पे बात करते हैं, टोटल डिमांड डिपॉजिट कितनी थी 10,000, उसका कुछ प्रतिशत जो है बैंक्स ने क्या किया था, रिजर्व की फॉर्म में रखा था, यानी 10%, और बाकी जो है लोगों को किस फॉर्म में दे दिया था, लोन की फॉर्म में जो है लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। यही होता है जो रिजर्व की फॉर्म में रख रही है। अब यहाँ पे जो बैंक्स रिजर्व की फॉर्म में रख रहे हैं वो खुद के पास नहीं, वो आरबीआई के पास पैसा जमा करा रहे हैं। ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, सबका ध्यान अब यही होना चाहिए। जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट होती है, जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट होती है
जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट होती है उसका कुछ प्रतिशत जो है बैंक को क्या करना पड़ता है, रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ता है। यानी मान लो उसको 1000 रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ रहा है, और वो जो रिजर्व है बैंक अपने पास नहीं रखते हो, वो किसके पास रखती है, आरबीआई के पास जमा करा देती है। उसी को बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट का जो सर्टेन परसेंटेज होता है ना, टोटल डिमांड डिपॉजिट का जो सर्टेन परसेंटेज जो रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं, वो जो रिजर्व है बैंक क्या करता है, खुद के पास ना रखते हुए किसके पास जमा करा देता है, आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। अब बात ही करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कब इसको बढ़ाया जाएगा, कब इसको कम किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बहुत है। महंगाई का मतलब क्या, क्यों बढ़ रही है महंगाई, क्योंकि लोग खरीद बहुत रहे, डिमांड बहुत कर रहे हैं। क्यों डिमांड बहुत कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। आरबीआई कहते हैं इतना लोगों के पास पैसा है, निकालो लोगों की जेबों में से पैसा। तो आरबीआई क्या कहते हैं, निकालो लोगों की जेबों में पैसा। तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को बढ़ा देती है। सीआरआर को बढ़ाने का मतलब है रिजर्व रेशियो को बढ़ा देना, रिजर्व बढ़ा दिया। अब आरबीआई कहती है पहले तो मुझे 1000 रुपए रिजर्व की फॉर्म में देते थे, अब तुम मुझे 2000 रुपए रिजर्व की फॉर्म में दो। रिजर्व को बढ़ा दिया, क्यों, ताकि लोन की सप्लाई, मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाए। पहले 9000 रुपए का लोन दिया जा रहा था, अब 8000 का लोन दिया जा रहा है, ताकि मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाए। मनी की सप्लाई कम होने का मतलब लोगों के हाथों में पैसा कम है, लोगों के हाथों में कम है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम, परचेसिंग पावर कम, खरीदने की क्षमता कम, तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। और डिमांड कम है, कोई चीज की डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम होते ही इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल आ जाएगी और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। पता, दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज इन्फ्लेशन। के आसमान में थे प्राइसेस, बहुत महंगाई थी। अब धीरे 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 जब प्राइस कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। देश में स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना इन्फ्लेशन अच्छी है, ना महंगाई अच्छी, ना ही डिफ्लेशन अच्छी। डिफ्लेशन मतलब मंदी पड़ रही है देश में। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, हर एक चीज के दाम गिर रहे। क्यों गिर रहे, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। क्यों नहीं खरीद रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है। आरबीआई कहते हैं पैसा नहीं है तो दो ना लोगों को पैसा, तो आरबीआई कहते हैं दो लोगों को पैसा, लोन की फॉर्म में दो पैसा। उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, रिजर्व को कम कर देती है। कहते हैं पहले तुम मुझे 1000 रुपए दे रहे, तब तुम मुझे 500 रुपए दे दो रिजर्व, लेकिन लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा क्या दो, ज्यादा दो। तो सीआरआर को कम कर देगी, रिजर्व अपने पास क्या रखेगी, कम रखेगी, ताकि देश में मनी की सप्लाई बढ़े। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, खरीदने की क्षमता बढ़ने का मतलब लोगों की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड, जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। और ये क्या है बेटा, स्टेबिलिटी। दिस इज डिफ्लेशन, की देश में मंदी है। जब धीरे 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 प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, तो डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो भाई एसएलआर का मतलब क्या है, वही हम चलते हैं। हमने क्या बात करी, टोटल डिमांड डिपॉजिट कितनी थी, 10,000। उसका कुछ प्रतिशत जो है बैंक को क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, और बाकी जो है लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा प्रोवाइड किया जाता है। यही था। यहाँ पे सीआरआर में क्या था, जो रिजर्व बैंक्स रखती थी वो किसके पास रखती थी, आरबीआई के पास जमा करती थी। यहाँ पे जो रिजर्व रखा जा रहा है 1000 का, ये बैंक्स खुद के पास, यानी ये कमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व रखते हैं। ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी एसएलआर। एसएलआर का मतलब है टोटल डिमांड डिपॉजिट का जितना भी परसेंटेज रिजर्व की फॉर्म में रखा जा रहा है। यहाँ पे जो बैंक है वो खुद के पास रिजर्व रख रहे, आरबीआई के पास नहीं जमा कर रहे, बल्कि खुद के पास रिजर्व रख रहे। और जो रिजर्व वो किस किस फॉर्म में रखा जाता है, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, और अनएक्यूम्बर्ड सिक्योरिटी वगैरह, यानी कुछ सिक्योरिटीज होती है उसके फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं मेरे बच्चे, रिजर्व रखते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के केस में और डिफ्लेशन के केस में। देखो भाई, ना इन्फ्लेशन अच्छी है ना डिफ्लेशन अच्छी है, देश में क्या लेके आ रही है, हमें स्टेबिलिटी लेके आ रही है। अब इन्फ्लेशन के केस में बताओ एसएलआर को बढ़ाया जाएगा कि कम, या बताइए क्या होगा। ठीक है, चल जी। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बहुत है। क्यों महंगाई बहुत है, लोग खरीद बहुत रहे। क्यों खरीद रहे, लोगों के पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो आरबीआई कहते हैं निकालो लोगों की जेबों से पैसा। यानी अगर एक 10,000 की बात करते, 10,000 टोटल डिमांड डिपॉजिट थी, मान लो 1000 पे जो है कमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व रख रही थी, और मान लो 9,000 पे जो है बैंक क्या कर रहे थे, यानी कमर्शियल बैंक लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे थे। यही था। तो आरबीआई कहते हैं निकालो लोगों की जेबों में से पैसा। तो उस केस में अब आरबीआई क्या करती है, लोगों के पास पैसा कम, ऑलरेडी पैसा बहुत है, निकालो, ऑलरेडी पैसा बहुत है तो क्यों लोन की फॉर्म में पैसा दें हम। तो उस केस में आरबीआई क्या कर देती है, इस रिजर्व को बढ़ा देती है। अब आरबीआई रिजर्व को बढ़ाने का मतलब है कमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व ज्यादा रखेगा और लोन की फॉर्म में लोगों को कम देगा। अब लोन की फॉर्म में एसएलआर को बढ़ा दी, यानी कमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व ज्यादा रखेगा, जिससे मनी की सप्लाई मार्केट में कम, मनी की सप्लाई कम होने का मतलब लोगों के पास पैसा कम, पैसा कम तो खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम, डिमांड कम। जैसे किसी चीज की डिमांड कम, सोचो डिमांड नहीं प्राइस कम, ये होती है स्टेबिलिटी। दिस इज इन्फ्लेशन। प्राइसेस बहुत हाई थे, लेकिन धीरे 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 जैसे प्राइस कम होगा प्राइस कम होगा प्राइस कम होगा, देश में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल, और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है मंदी। मंदी बहुत है। क्यों मंदी है, लोग खरीद नहीं रहे। क्यों नहीं खरीद रहे, पैसा नहीं है। आरबीआई कहता दो यार पैसा दो, लोन की फॉर्म में दो, पैसा नहीं है तो दो ना, दो पैसा दो। तो
आरबीआई कहते क्यों इतना रिजर्व रखा हुआ है बैंक से अपने पास, दो लोगों को पैसा। जो रिजर्व अब कमर्शियल बैंक खुद के पास कम रखेंगे और लोगों को लोन की फॉर्म में अब जो कमर्शियल बैंक क्या देंगे, पैसा ज्यादा। तो अब क्या कर रही है, एसएलआर को कम कर दिया है ना। अब कमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व कम रख रहे हैं, एसएलआर को कम कर दिया। अब एसएलआर कम तो जिससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा तो खरीदने की क्षमता ज्यादा, खरीदने की क्षमता ज्यादा, डिमांड ज्यादा, किसी चीज की डिमांड ज्यादा तो प्राइसेस ज्यादा। दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज डिफ्लेशन। जब मंदी थी, पैसा प्राइसेस हर एक चीज के लो थे, धीरे 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 प्राइस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एलआरआर। एलआरआर मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। क्या होता है मेरे बच्चे, एलआरआर, जिसको मैं मिनिमम रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो। एलआर होता क्या, एलआर इज लीगली रिजर्व रेशियो, जो लीगली मेंटेन किया जाता है बाय आरबीआई। लीगली मेंटेन बाय आरबीआई का मतलब है कि आरबीआई ही एलआरआर को डिसाइड करते हैं कि कितना एलआरआर होगा, है ना। 10%, 5%, 20% कितना होगा, वो आरबीआई पीछे से डिसाइड करता है और वो लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा बाय ऑल द बैंक। सारे बैंकों को वो फॉलो करना पड़ेगा। तो एलआरआर होता क्या है, एलआरआर इज द सम टोटल ऑफ सीआरआर and SLR. LRR is the sum total of CRR plus SLR. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेम ट्रीटमेंट है जो हमने सीआर और एसएलआर में किया, सेम ट्रीटमेंट है। इन्फ्लेशन के केस में आप एलआरआर को बढ़ा दोगे, डिफ्लेशन के केस में एलआरआर को कम कर दोगे। सेम आपका सीआरआर और एसएलआर जैसा ही यहाँ पे बेटा ट्रीटमेंट होगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, महंगाई है, महंगाई होने का मतलब लोग डिमांड ज्यादा करें। डिमांड होने का मतलब क्या, लोगों के पास पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा है तो आरबीआई कहते हैं निकालो ना लोगों के पास से पैसा। क्यों इतना पैसा दे रहे हैं हम लोगों को, लोन की फॉर्म में क्यों दे पैसा, जब इतना पैसा तो क्यों दे। तो अब आरबीआई रिजर्व को बढ़ा देती कि अब बैंक्स को चाहे खुद के पास, मतलब दोनों फॉर्म में आता है ना। एलआरआर क्या होता है, सीआरआर प्लस एसएलआर ना। एलआरआर क्या होता है, एलआरआर इज द सम टोटल ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर, दोनों का। चाहे वो रिजर्व आरबीआई के पास जमा कर रहे हो, चाहे बैंक्स वो रिजर्व खुद के पास ले रहे हो, रिजर्व को बढ़ाओ बस। चाहे किसी भी फॉर्म में रिजर्व है, रिजर्व चाहे वो आरबीआई के पास जमा करे, चाहे कमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व रख रहे हैं, लेकिन रिजर्व बढ़ाओ। अब रिजर्व ज्यादा रख रहे हैं तो लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा कम, वही सेम चीज है। ठीक है, लोन की फॉर्म में पैसा कम तो खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम, डिमांड कम, प्राइस कम, और वो सब सेम। डिफ्लेशन में इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सेम है। ठीक है, एलआरआर का केस हो जाएगा सेम सीआरआर और एसएलआर जैसा। अब आ जाओ मेरे बच्चे, रेपो रेट क्या होता है, जिसे को हम बैंक रेट भी बोल देते हैं। थोड़ा सा फर्क है रेपो रेट और बैंक रेट में, एक माइनर सा डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट में, बट इसका मतलब क्या, ध्यान समझना। लेट्स से मेरे बच्चे, ये आपका है आरबीआई, ठीक है, ये है कोई भी कमर्शियल बैंक, मान लो एसबीआई, और ये है हम जैसे आम जनता। ठीक है, लेट्स से हमारे जो कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक को मान लो मेरे बच्चे पैसे की जरूरत है, कमर्शियल बैंक को मान लो मेरे बच्चे पैसे की जरूरत है, तो कमर्शियल बैंक ने मान लो लोन लिया, किससे लोन लिया, आरबीआई से लोन लिया। पैसा ले रही है तो अब ब्याज चुकाएगी, इंटरेस्ट पे करेगी। इसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेट, इसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेट। यानी रेपो रेट का मतलब है किस रेट पे, यानी किस इंटरेस्ट रेट पे जो कमर्शियल बैंक जो है लोन ले रहा है आरबीआई से, उसी को बोला जाता है रेपो रेट या फिर बैंक रेट। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी किस रेट पे या किस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक जो है लोन ले रहा है आरबीआई से, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट या बैंक रेट। मान लो 10% ब्याज पे ले रहा है, एग्जाम्पल में लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका रेपो रेट। एम आई क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसको हम इन्फ्लेशन के हिसाब से और इसको हम डिफ्लेशन के हिसाब से पढ़ने वाले। ठीक है, ध्यान समझिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है और डिफ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हर एक चीज के प्राइसेस क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ही ज्यादा क्या ज्यादा है। अब आरबीआई कहता है क्यों हम और दे पैसा, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज्यादा, तो लोन की फॉर्म में लोगों को और पैसा हम क्यों दे, नहीं देना चाहिए। तो उस केस में आप बताइए जो आरबीआई है वो रेपो रेट को बढ़ाएगा कि कम करेगा। तो ध्यान समझिएगा, अब बड़े ध्यान से सबकी नजर यही होनी चाहिए। देखिए, रेपो रेट या बैंक रेट, इसका मतलब ये है कि एट व्हाट रेट द कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम द आरबीआई, यही है। अब इस केस में वो क्या करेगा, उस केस में जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को मान लो 10 की जगह उसने 20% कर दिया। 20% करने का मतलब है कि अब जो है बैंक्स को ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है आरबीआई को, लोन लेने के लिए बैंक्स को ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है आरबीआई को। यानी बैंक्स के पास पैसे की कमी, तो लोगों को, आम जनता को भी लोन की फॉर्म में क्या कर पाएगा, लोन की फॉर्म में कम पैसा प्रोवाइड कर पाएगा। देखो सीधी सी बात है,
अब देखिए आरबीआई ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अब बढ़ाने का मतलब है कि लोन लेने के लिए उसको ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है आरबीआई को। तो इसके पास बैंक्स के पास पैसे की कमी, तो आम जनता को पैसे लोन की फॉर्म में पैसा क्या मिलेगा, कम मिलेगा, जिससे मनी की सप्लाई जो है मार्केट में क्या हो जाएगी, कम। तो रेपो रेट या बैंक रेट को बढ़ा देगा, जिससे मनी की सप्लाई कम मतलब लोगों के पास पैसा कम, खरीदने की क्षमता कम, डिमांड कम, प्राइस कम। दिस इज बेटा स्टेबिलिटी, दिस इज इन्फ्लेशन। जब प्राइसेस धीरे धीरे कम होगी तो देश में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल, और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, डिफ्लेशन मतलब मंदी है। क्यों मंदी है, क्योंकि लोगों के मंदी का मतलब है लोग डिमांड नहीं कर रहे। क्यों डिमांड नहीं कर रहे, देखो डिफ्लेशन मतलब हर एक चीज के रेट गिर गए। क्यों गिर गए, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। क्यों खरीद नहीं रहे, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है। डिफ्लेशन मतलब मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं। अब पैसा नहीं तो आरबीआई कहते बढ़ाओ, लोगों को पैसा दो। अब आरबीआई इस सिचुएशन में क्या करेगी, उस सिचुएशन में क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, इस रेट को कम कर देती है। इस रेट को कम करने का मतलब क्या है कि अब पहले जो लोन ले रही थी तो 10% ब्याज पहले चुका रही थी। अब लोन लेने के लिए वो सिर्फ 5% जो है ब्याज चुका रही है। यानी अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा तो आम जनता को लोन की फॉर्म में जो पैसा है वो ज्यादा मिलेगा। अब आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा मिलेगा तो लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। तो भाई तो रेपो रेट बैंक रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। जिससे होगा क्या कि अब उसको कम रेट चुकाना पड़े, कम ब्याज देना पड़े, तो इसके बाद पैसा ज्यादा तो लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा, लोगों के जेबों में पैसा ज्यादा, तो लोगों की खरीदने की क्षमता ज्यादा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा मतलब हर एक चीज के रेट बढ़ जाएंगे। और देखो भाई दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज डिफ्लेशन। जब धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल आ जाएगी और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी मतलब ये होना, ना ही इन्फ्लेशन अच्छी ना ही डिफ्लेशन अच्छी। देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। बस यही हम बात करें कि किस सिचुएशन में आरबीआई बढ़ाता है उसको या कम करता है, हम वही बात करें। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, फटाफट से देखिए रेपो रेट और बैंक रेट में सिर्फ एक डिफरेंस है। देखो रेपो रेट या बैंक रेट दोनों में ही जो है, अगर मैं बात करूं ध्यान समझिए, रेपो रेट या बैंक रेट दोनों में ही जो कमर्शियल बैंक है वो लोन लेता है। ठीक है, किससे ले रहा है, आरबीआई से ले रहा है। यानी एट व्हाट रेट द कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम द आरबीआई। लेकिन रेपो रेट में फर्क ये है कि जब वो लोन लेता है तो वो कुछ ना कुछ गिरवी रख रहा है, आरबीआई को कुछ ना कुछ गिरवी रखता है और इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उधार लेता है उसमें। लेकिन अगर बैंक रेट की बात करें, बैंक रेट में क्या है, जब वो लोन लेता है आरबीआई से तो विदाउट एनी कोलेटरल ले रहा है। विदाउट एनी कोलेटरल का मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रख रहा वो। ध्यान समझिए, रेपो रेट में क्या है, जब वो आरबीआई से उधार लेता है तो वो कुछ ना कुछ गिरवी रख रहा है आरबीआई को। लेकिन बैंक रेट में क्या है कि जब भी वो आरबीआई से उधार ले रहा है तो वो कुछ भी गिरवी नहीं रख रहा है। तो यही मेरे बच्चे रेपो रेट और बैंक रेट में फर्क है कि रेपो रेट में क्या है, एट व्हाट रेट, किस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से बाय कोलेटरल और सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब यहाँ पे वो कुछ ना कुछ गिरवी रख रहा है, किसी ना कुछ कोई ना कोई सिक्योरिटी को गिरवी रख रहा है। और यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी कोलेटरल और सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे हैं। ये क्या, इट अलाउज रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या, आप देखो ये मैं कमर्शियल बैंक, ठीक है, वो आरबीआई से उधार ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हैं। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक ने सारा का सारा पैसा ब्याज के साथ आरबीआई को वापस दे दिया उसका, तो भाई अपनी सिक्योरिटी छुड़वाएगा ना, दे भाई मैंने तेरे पैसा दे दिया, मेरे को सिक्योरिटी दे, मेरी जो तेरे को गिरवी रखी है वो दे। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, तो जो भी पैसा मैं दे दूंगी। अब ध्यान समझिए, अब देखिए यहाँ पे कमर्शियल बैंक ने क्या किया, लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखा है। अब मान लो मैंने लोन का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा को आरबीआई को सौंप दिया, ले भाई तेरा पैसा पकड़, तो क्या कहूंगी, मेरी सिक्योरिटी वापस दे जो तेरे को गिरवी रखी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी अलाउड है, यानी मैं अपनी सिक्योरिटी को छुड़वा सकती हूँ, वापस खरीद सकती हूँ, दे मेरी सिक्योरिटी दे, तेरा पैसा दे तो दिया। यहाँ पे तो कोई गिरवी नहीं रखा तो कुछ भी रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है। यहाँ पे जो उधारा लेती है कमर्शियल बैंक, किससे, आरबीआई से पैसा उधार लेती है, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म मतलब छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेती है। और यहाँ पे क्या है, मीडियम या फिर लॉन्ग पीरियड बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लंबे समय या मीडियम पीरियड के लिए जो है वो क्या लेती है, लोन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि जो हमने रेपो रेट पढ़ा उसका उल्टा है, रिवर्स मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ये है मान लो आरबीआई, ठीक है, ये है मान लो कोई भी कमर्शियल बैंक, और ये है हम जैसी आम जनता। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, ध्यान समझो। देखो रेपो रेट में क्या था, हम लोन ले रहे थे और किस रेट पे लोन ले रहे थे, है ना। लेकिन रिवर्स रेपो रेट उल्टा है, यहाँ पे लोन नहीं ले रहे, यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, ये अपना पैसा जमा कर रहे, डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, अपना पैसा जमा कर रहे हैं, किसके पास, आरबीआई के पास। अब आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगा। अब मैं यहाँ जमा कर रही हूँ तो आरबीआई मुझे ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा या फिर रेट देगा। सो रिवर्स रेपो रेट का मतलब एट व्हाट रेट,
एट व्हाट रेट द कमर्शियल बैंक इज डिपॉजिटिंग देयर मनी टू द आरबीआई, किस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा कर रहे हैं आरबीआई के पास, उसको मैं क्या बोल देती हूँ मेरे बच्चे, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, मान लो 10% पे उन्होंने किया, लेट्स से उन्होंने क्या किया, पैसा जमा किया और आरबीआई उनको 10% ब्याज दे रहा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, कब कम किया जाएगा। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हर एक चीज के रेट बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे, लोग खरीद बहुत रहे, क्यों खरीद रहे, लोगों के पास पैसा बहुत है, तो आरबीआई कहती है यार इतना पैसा है भाई, लोन की फॉर्म में नहीं देते इनको पैसा, निकालो इनके जेब से पैसा, लोन की फॉर्म में नहीं मिलेगा पैसा, ऑलरेडी बहुत पैसा, तो क्यों दूंगा लोन की फॉर्म में पैसा। तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, इस इंटरेस्ट रेट को यानी इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, बढ़ा के मान लो 10 से 20% कर दिया। इससे होगा क्या, अब देखिए पहले उसको जमा करने पे 10% ब्याज मिल रहा था कमर्शियल बैंक को, अब जमा करने पे 20% ब्याज मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक को लालच होता है, पहले 10% मिल रहा था और 20% मिल रहा है, अरे वाह ब्याज में इतना पैसा मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा जो है जमा करने लग जाती है, किसके बाद, आरबीआई के बाद। अब ज्यादा पैसा जमा कर रही है ताकि ज्यादा ब्याज मिले ऑब्वियसली, तो ज्यादा पैसा कहां जमा कर देती है, आरबीआई के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम, क्योंकि सारा पैसा कहां जमा करती है, आरबीआई के पास, अब पैसे कम मेरे पास, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम, तो लोगों को, आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा कम मिलेगा, अब लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा मिलेगा कम, मतलब मनी की सप्लाई देश में क्या हो जाएगी, कम। सो इस सिचुएशन में वो क्या कर देती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, क्यों बढ़ा देती है, ताकि लोग, कमर्शियल बैंक को लालच आए, पैसा कमाने का लालच आए, और ज्यादा पैसा वो मेरे पास जमा कर दे, अब ज्यादा पैसा वो यहाँ पे जमा करेगी तो इसके पास पैसा कम, इसके पास पैसा कम, तो आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा कम, यानी मनी की सप्लाई कम। मनी की सप्लाई मतलब कम होने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम, यानी लोगों की खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम मतलब डिमांड कम, किसी भी चीज की डिमांड नहीं है, उसका प्राइस कम हो जाएगा। और देखिए भाई, दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज इन्फ्लेशन, बहुत प्राइसेस हाई थे, ठीक है, धीरे धीरे प्राइस कम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल, और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। चलिए डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब मंदी, क्यों मंदी, खरीद नहीं रहे लोग, क्यों नहीं खरीद रहे, पैसा नहीं है भाई लोगों के हाथों में, पैसा नहीं, तो आरबीआई कहते दो पैसा, तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती थी, इंटरेस्ट रेट को यानी रिवर्स रेपो रेट को कम करने का मतलब क्या है, पहले क्या कर रहे थे, पहले उसको 10% ब्याज मिल रहा था, तो ज्यादा जमा कर रही थी कि ब्याज मिल रहा है, अब देखो 5% दे रही है, क्या जमा करूं, 5% दे रही है, इससे तो लोगों को लोन दे के पैसा कमा लूंगी इंटरेस्ट में, है ना। तो आरबीआई के कमर्शियल बैंक कहते सिर्फ, अब रिवर्स रेपो रेट उसने कम कर दिया, सिर्फ 5% कर दिया, अब कहती 5%, तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास पैसा कम जमा करेंगे, सिर्फ 5% दे रही है, अब कम जमा करेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा, तो आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा, आम जनता के पास लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा मतलब लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा। तो यहाँ पे क्या कर रही है वो, रिवर्स रेपो रेट को कम कर रही है। कम करने का मतलब क्या है, अब लोग कह रहे हैं कि क्या दे रही है, तो चिल्लर दे रही है मेरे को, वो कम पैसा जमा करेंगे इसके पास, अब इसके पास कम पैसा जमा तो इनके पास पैसा ज्यादा, इनके पास पैसा ज्यादा, तो लोगों को, आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा। तो भैया जिससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ रही है मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज की डिमांड ज्यादा उसका प्राइस ज्यादा, दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज डिफ्लेशन। प्राइसेस हर चीज के क्या थे, गिरे हुए थे, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेंगे, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल, और देश में क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशन, नेक्स्ट है मेरे बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशन, बड़े ध्यान समझिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, देखिए भाई मार्केट क्या होता है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम खरीदते हैं या बेचते हैं, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम आरबीआई के टॉपिक की, तो ये ऐसी मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। कौन सी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, और कौन खरीदती है बेचती है, आरबीआई खरीदती है बेचती है। सो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मतलब इसका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि एक ऐसी मार्केट है जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है या तो बेचती है, और एक ओपन मार्केट में खरीदती बेचने का मतलब है इसका कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करी जाती है, ऑनलाइन खरीदा या बेचा जाता है सिक्योरिटीज को। कौन सी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और कौन खरीदती बेचती है, आरबीआई। सब बात करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, प्राइसेस क्यों ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि लोग खरीद बहुत रहे, क्यों खरीद रहे, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, आरबीआई कहते हैं इतना पैसा लोगों के पास, तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या कहती है, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज्यादा, तो आरबीआई कहते हैं निकालो लोगों की जेबों से पैसा, बहुत पैसा ले रखा है लोगों ने, तो आरबीआई सेल कर देगी सिक्योरिटीज को। अब आम जनता खरीदेगी, आम जनता खरीद रही है, तो अब आम जनता खरीदेगी तो वो पैसा मिल रहा है ना गवर्नमेंट, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दिया, अब लोग खरीद रहे हैं, तो अब उनसे पैसा आ रहा है, आरबीआई को उनके पास से पैसा आ रहा है ना, वो खरीद रहे हैं, पे कर रहे हैं अब, है ना, खरीदने के लिए, तो अब आरबीआई के पास पैसा आ रहा है, यानी अब आम जनता के पास पैसा कम,
क्या कर रही है यहाँ पे क्या कर रही है, बेच रही है। महंगाई, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई कहते हैं निकालो जेबों से पैसे, तो आरबीआई ने बेच दिया। अब लोग खरीद रहे तो उनकी जेबों से पैसा जा रहा है, आरबीआई के पास आ रहा है, अब उनकी जेबों से पैसा जा रहा है, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में कम, लोगों के पास पैसा कम, तो अब सेल कर रही है, लोगों के पास पैसा कम तो खरीदने की क्षमता कम, डिमांड कम, हर एक चीज के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम। दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज इन्फ्लेशन। जब प्राइसेस बहुत हाई थे, धीरे धीरे प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, मंदी, हर एक चीज के रेट गिर गए। क्यों गिर गए, लोग खरीद नहीं रहे। क्यों खरीद नहीं रहे, पैसा ही नहीं है ना लोगों के पास। तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज को क्या करती है, खरीदती है उनसे। इस सिचुएशन में अब क्या, लोगों के पास पैसा नहीं, आम जनता के पास पैसा ही नहीं है, तो आरबीआई क्या करती है, उनसे खरीद लेती है। अब खरीदेगी तो उनको पैसा दे रही है। अब आम जनता के पास पैसा आ रहा है यानी मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है, तो वही है, तो अब खरीद लेगी, उससे होगा क्या, अब उनसे खरीद रही है तो उनको पैसा दे रही है, तो उनके पास पैसा आ रहा है, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगा। सेम है, दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज डिफ्लेशन। धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, ध्यान समझिए क्या होता है। लेट्स से मेरे बच्चे की एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे लोन की जरूरत थी, तो मैं गई एक बैंक के पास, मैंने कहा भाई, मेरे को एक बैंक में बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे लोन चाहिए। वो कहता ठीक है मैं आपको दे दूंगा। ये कहता है कोई नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आप कुछ ना कुछ गिरवी रख दो, उसके हिसाब से हम देखेंगे आपको कितना लोन मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं। तो मैंने क्या किया, 10 लाख की प्रॉपर्टी जो है इस बैंक को गिरवी रख दी। बैंक ने क्या किया, कुछ मार्जिन रखा, मान लो उसने 2 लाख का मार्जिन रखा और 8 लाख का मुझे लोन दे दिया। 8 लाख का लोन दे दिया, मतलब उस प्रॉपर्टी पे मुझे 8 लाख का लोन मिल गया और 2 लाख रुपए जो है बैंक ने क्या रखा, मार्जिन। मान लो मुझे पैसे की जरूरत थी, बैंक, मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, बैंक कहता है आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, उसके बेसिस पे हमको आपको पैसा दे देंगे, लोन दे देंगे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी जो है 10 लाख की थी, उसकी वैल्यू 10 लाख की थी, मैंने उसमें गिरवी रख दिया, बैंक ने मुझे 2 लाख का मार्जिन रखा अपने पास और 8 लाख का मुझे क्या दे दिया, लोन दे दिया। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो आपने कोलेटरल रखी है यानी गिरवी रखी है, एंड द वैल्यू ऑफ लोन जो आपको बैंक ने क्या किया, प्रोवाइड किया। इन दोनों को माइनस करेंगे, वही क्या आ जाएगा आपका, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो आपने बैंक के पास गिरवी रखी है, एंड द वैल्यू ऑफ लोन जो आपको बैंक ने आपको, वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट जो आपको बैंक ने क्या किया, दिया। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान समझना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या, हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि लोग खरीद बहुत रहे, डिमांड बहुत कर रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई कहते हैं निकालो लोगों के पास से पैसा, बहुत पैसा दबा रखा है लोगों ने और नहीं देंगे लोन की फॉर्म में पैसा, ऑलरेडी बहुत पैसा, क्यों दो लोन की फॉर्म में। तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, इस मार्जिन को बढ़ा देती है। 2 लाख की जगह मान लो आरबीआई ने 4 लाख का मार्जिन कर दिया, ठीक है, और लोन की फॉर्म में लोगों को कितना पैसा मिला, 6 लाख रुपए मिला। तो यही करती है, मार्जिन को बढ़ा देती है। मार्जिन को बढ़ाने का मतलब है अब लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा कम, लोन की फॉर्म में पैसा कम मतलब मनी की सप्लाई कम, लोगों के हाथों में पैसा कम, लोगों की खरीदने की क्षमता कम, लोगों की डिमांड कम, किसी चीज की डिमांड कम, प्राइसेस कम। दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज इन्फ्लेशन। बहुत प्राइसेस हाई थी, धीरे धीरे प्राइस कम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या, ऑलरेडी मंदी है। डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस कम। क्यों कम, लोग खरीद नहीं रहे। क्यों नहीं खरीद रहे, पैसा नहीं है। आरबीआई कहते पैसा नहीं है तो दो ना, लोन की फॉर्म में लोगों को पैसा दो, नहीं है पैसा तो दो। तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन को कम कर देगी। ये सारी चीजें आरबीआई फिक्स कर दी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम, मार्जिन कम, ठीक है। अब लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा क्या मिलेगा, अब ज्यादा मिलेगा, राइट। तो मार्जिन को कम कर देगी 2 लाख से 1 लाख, ताकि लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा मिले। लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा मतलब मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा, खरीदने की क्षमता ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्राइसेस ज्यादा। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी। दिस इज डिफ्लेशन। धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आरबीआई जो है यहाँ पे फिक्स करती है क्रेडिट लिमिट को, फिक्स करती है क्रेडिट लिमिट को। क्रेडिट लिमिट का मतलब है लोन की लिमिट को फिक्स कर देती है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कितना हमें लोन देना है, ठीक है। जैसे उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फिक्स कर दिया कि 10 करोड़ तक का ही लोन दिया जाएगा, एजुकेशन पे इतना ही लोन दिया जाएगा, ठीक है, हाउस लोन इतना ही दिया जाएगा, ये इतना ही लोन दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया,
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब फिक्सेशन कर दी क्रेडिट की, लोन की लिमिट को फिक्स कर दिया कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इतना ही लोन दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इतना ही लोन दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। उसको हम कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। फिक्सेशन कर दिया कि इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए इतना लोन दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इतना लोन दिया जाएगा, इस ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए इतना ही लोन दिया जाएगा, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दिया जाएगा, 20 करोड़ से लोन ज्यादा, ये फिक्स कर देती है, लोन की लिमिट को फिक्स कर देती है, उसको हम कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब बात करते हैं मेरे बच्चे इन्फ्लेशन के केस में और बात करते हैं मेरे बच्चे डिफ्लेशन के केस में। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइसेस बहुत ज्यादा। क्यों प्राइसेस ज्यादा? लोग खरीद बहुत रहे। क्यों खरीद रहे? लोगों के पास पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा है तो क्यों देना लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा, और क्यों दे हम लोन की फॉर्म में? तो उस केस में जो आरबीआई है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लिमिट को कम कर देगी, क्रेडिट लिमिट को कम कर देगी। जैसे मान लो पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे 10 करोड़ की लोन लिमिट थी, कितना तक हम लोन दे देते, अब उसकी लिमिट को कम कर दिया, 8 करोड़ कर दिया कि सिर्फ इतना ही लोन दिया जाएगा। क्रेडिट लिमिट को कम करने का मतलब क्या? लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोगों के पास पैसा कम यानी मनी की सप्लाई कम, मनी की सप्लाई कम, लोगों के पास पैसा कम, खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड ही नहीं हो रही किसी चीज की तो उसका प्राइसेस कम हो जाएगा। सो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी में। दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज इन्फ्लेशन। जैसे प्राइस कम होंगे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी, देश में स्टेबिलिटी आ जाएगी। चले आ जाओ डिफ्लेशन पे। डिफ्लेशन मतलब मंदी। क्यों मंदी? डिमांड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो दो पैसा। क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देगी, 10 करोड़ की जगह 12 करोड़ कर दी लिमिट। अब लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा दे पा रही, लिमिट ही बढ़ा दी लोन की, अब ज्यादा लोन ले पा रहे हैं लोग। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अब क्या कर दिया उसने? क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब देखिए, क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया। क्रेडिट लिमिट बढ़ने का मतलब क्या है? लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। पैसा, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है लोन की फॉर्म में, अब परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है? अच्छा पहले ये देखो, क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा मतलब मनी की सप्लाई, पहले तो बताओ ना, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी देश में, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा तो खरीदने की क्षमता ज्यादा, खरीदने की क्षमता ज्यादा, डिमांड ज्यादा, किसी चीज की डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज डिफ्लेशन। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। लास्ट है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन जो है दो वर्ड से बना है, एक है परसुएजन और एक है प्रेशर। सो मोरल सुएजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएजन एंड प्रेशर। हमें पता है आरबीआई बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है ताकि देश में स्टेबिलिटी आए, ना ही इन्फ्लेशन आए ना ही डिफ्लेशन आए। बहुत सारे पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन बहुत कुछ बनाता है, राइट, जो सारे के सारे बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? बिकॉज आरबीआई सारे बैंकों का बाप है। बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है जो सारे के सारे बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई भी बैंक फॉलो नहीं करता, उनके अगेंस्ट जाता है, आरबीआई के अगेंस्ट जाता है, तो पहले तो आरबीआई बहुत ही प्यार से परसुएड करती। परसुएशन का मतलब बहुत ही प्यार से, आराम से समझाती है कि देखो भाई रूल था ये, आपने हमारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा है, आपने हमारे खिलाफ जाके काम किया है, थोड़ा इलीगल थोड़ा किया है, कुछ फ्रॉड वगैरह किया, तो पहले तो जो है थोड़ा थोड़ा उनको एक वार्निंग, मतलब थोड़े से प्यार समझाएगी कि कुछ हमें पता चला कि आपने कोई ना कोई घोटाला किया, आपके बैंक से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने कुछ ना कुछ घोटाला किया। पहले तो बड़े प्यार से समझाएगी। फिर भी अगर वो कमर्शियल बैंक फिर भी उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, घोटाला घुटूला कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रेशर करेगी। प्रेशर मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, लीगल नोटिस भिजवा देगी, वार्निंग देगी उनको कि भाई अगर अगली बार तुम्हारे बैंक से ये कंप्लेंट आई या ये मुझे इशू पता चला कि तुम्हारे बैंक ने फिर से कोई फ्रॉड किया है या कोई इलीगल काम किया है या मेरे रूल रेगुलेशन को तोड़ा है, तो मैं वार्निंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वार्निंग नहीं दूंगी, डायरेक्ट एक्शन लूंगी। फिर प्रेशर करेगी, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, लीगल नोटिस भेज देगी। और अगर फिर भी वो बैंक उनके रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं तो डायरेक्ट एक्शन लेती है आरबीआई और बैंक की ब्रांच को ही क्या कर देती है? खत्म कर देती है, ठीक है। तो ये होता है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन जो है कॉम्बिनेशन है ऑफ परसुएजन एंड प्रेशर। पहले प्यार समझाएगी, रूल रेगुलेशन फॉलो कर लो भाई, कर लो। फिर प्रेशर करेगी, नहीं माना प्रेशर करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, लीगल एक्शन लेगी, फिर भी नहीं माना बैंक की ब्रांच को हटा देगी। सो ये है मेरे बच्चे। सो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, वी बोथ नो, एंड मैंने आपको क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।